नमस्ते। कभी सोचा है कि औरंगजेब के बाद इतने बड़े, इतने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का आखिर हुआ क्या? अच्छा, आज हम इस पूरी कहानी को एक स्टूडेंट के हाथ से लिखे नोट्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये वो दौर था जब समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिल रही थी और वो धीरे धीरे बिखरता जा रहा था। तो चलिए फिर देर किस बात की, इन नोट्स को खोलते हैं और देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। देखिए, औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य का जो सबसे बड़ा संकट था वो था उत्तराधिकार का युद्ध। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होती थी। इसमें राजकुमारों को अपने ही भाइयों के खिलाफ सेना खड़ी करनी पड़ती थी, खजाना खाली हो जाता था और जो सबसे काबिल लोग होते थे वो मारे जाते थे। तो होता ये था कि जो भी बादशाह बनता उसे विरासत में एक टूटा फूटा और कमजोर साम्राज्य ही मिलता था। और इसी सत्ता के संघर्ष में एक बहुत ही अहम मोड़ तब आया जब गुरु गोबिंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। इस गठबंधन ने, आप कह सकते हैं, बहादुर शाह को सिंहासन तक पहुंचने में बहुत बड़ी मदद की थी। तो जैसे जैसे दिल्ली में बादशाह की पकड़ कमजोर पड़ती गई, जो ताकतवर सूबेदार थे उन्होंने मौके का फायदा उठा लिया। अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम, बंगाल के शासक, इन सब ने एक एक करके खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया। मतलब साम्राज्य कागज पर तो एक ही था, लेकिन असल में वो कई टुकड़ों में बिखर चुका था। इस नोट में एक बहुत दिलचस्प बात छिपी है। सम्राट मोहम्मद शाह ने अवध के संस्थापक सादत खान को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बादशाह अब भी उपाधियां देकर शक्तिशाली लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, भले ही उनका असली कंट्रोल खत्म हो रहा था। ये बस अपना सम्मान बचाने की कोशिश भर थी। चलिए अब सीधे उन बादशाहों की बात करते हैं जिनके दौर में ये सब कुछ हो रहा था। और मजे की बात यह है कि इन बादशाहों को उनके शासन से ज्यादा उनके अजीब और अक्सर अपमानजनक उपनामों से याद किया जाता है। ये उपनाम खुद ही उस दौर की पूरी कहानी कह देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह, जिनका असली नाम था मुअज्जम। उन्हें शाहे बेखबर कहा जाता था, मतलब बेपरवाह राजा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने राजकाज से इतने बेखबर रहते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि इस साम्राज्य में चल क्या रहा है। बहादुर शाह के बाद आए जहांदार शाह। उनके शासनकाल में तो दरबार की इज्जत और भी गिर गई। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि उन्होंने लाल कुमारी नाम की एक महिला को प्रशासन में सीधे सीधे दखल देने की इजाजत दे दी थी। इस एक बात ने दरबार का सारा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। अब इस तरह की हरकतों की वजह से उन्हें एक बहुत ही बदनाम उपनाम भी मिला। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या हो सकता है? उन्हें कहा जाता था लंपट मूर्ख। ये उपनाम उनके चरित्र और उनके शासन करने के तरीके को, कह सकते हैं, पूरी तरह से बयां कर देता है। इस दौर में असली ताकत बादशाह के हाथ में थी ही नहीं, बल्कि सैयद बंधुओं के हाथ में थी। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, ये दोनों भाई इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्हें इतिहास में किंग मेकर यानी राजा बनाने वाला कहा गया। वो जिसे चाहते गद्दी पर बिठा देते और जिसे चाहते हटा देते। फर्रुखसियर को गद्दी पर सैयद बंधुओं ने ही बिठाया था, लेकिन बाद में उन्होंने ही उसे मरवा भी दिया। शायद इसीलिए फर्रुखसियर को घृणित कायर का ये दुर्भाग्यपूर्ण खिताब मिला, क्योंकि वो पूरी तरह से दूसरों के रहमो करम पर ही था। अगले बादशाह थे मोहम्मद शाह। इनका शासनकाल तो काफी लंबा चला, लेकिन इतिहास उन्हें साम्राज्य बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रंगीन मिजाजी के लिए याद रखता है। मतलब जब साम्राज्य को एक मजबूत शासक की जरूरत थी, तब दिल्ली कला और संगीत में डूबी हुई थी। उन्हें अपने शौक की वजह से रंगीला कहा जाता था। वो खुद एक बहुत अच्छे संगीतकार थे और उन्होंने कई ख्यालों की रचना भी की। लेकिन जब वो कला में डूबे हुए थे, तो उधर 1725 में हैदराबाद पूरी तरह से आज़ाद हो गया और 1720 में ताकतवर किंग मेकर हुसैन अली खान की भी हत्या कर दी गई। ये नोट एक बहुत ज़रूरी बात बताता है। ये जो नए राज्य बन रहे थे ना, इनके संस्थापक मुगल दरबार के ही शक्तिशाली गुट थे। हैदराबाद की नींव रखी तुरानियों ने, जो मध्य एशियाई मूल के थे।
और अवध की रखी ईरानियों ने। ये साफ दिखाता है कि दरबार की अंदरूनी लड़ाई अब साम्राज्य को तोड़ रही थी। और मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही मुगल साम्राज्य पर सबसे भयानक बाहरी हमला हुआ, एक ऐसा हमला जिसने साम्राज्य की कमर ही तोड़ कर रख दी। साल था 1739, जब फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, और उसका हमला दिल्ली के लिए एक बुरे सपने जैसा था, जिससे ये शहर शायद फिर कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाया। नादिर शाह ने दिल्ली में जो कत्लेआम और लूटपाट मचाई, उसकी कोई मिसाल ही नहीं थी। और वो जो दौलत यहाँ से लूट कर ले गया, उसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। करीब करीब 70 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, उस जमाने में 70 करोड़, आज के हिसाब से तो ये अरबों खरबों की रकम होगी। बस इस एक हमले ने मुगल खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया। और इस लूट में दो सबसे बेशकीमती चीजें हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान से चली गई। एक था शाहजहां का बनवाया हुआ मशहूर मयूर सिंहासन, और दूसरा दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर। ये एक बहुत ही दुखद बात है कि मोहम्मद शाह ही वो आखिरी मुगल बादशाह थे जो उस शानदार मयूर सिंहासन पर बैठ पाए। उनके बाद मुगल शान शौकत का वो सबसे बड़ा प्रतीक हमेशा के लिए खो गया। नादिर शाह के हमले के बाद मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया था। चलिए अब इसके पतन के आखिरी दौर पर एक नजर डालते हैं, जो लगातार हमलों और अंदरूनी झगड़ों से भरा हुआ था। मोहम्मद शाह के बाद तो जैसे बादशाहों का आना जाना ही लगा रहा। अगर इनके शासनकाल को देखें तो पता चलता है कि कोई भी ज्यादा टिक ही नहीं पाया। अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये सब नाम के बादशाह थे, पर ताकत किसी और के हाथ में थी। ये तो बस कठपुतली शासक बनकर रह गए थे। और इसी दौर में एक के बाद एक ऐसे झटके लगे जिनसे साम्राज्य कभी उभर ही नहीं सका। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार ने उत्तर भारत में एक खालीपन सा पैदा कर दिया। फिर 1803 आते आते एक नई ताकत अंग्रेज दिल्ली पर काबिज हो गए, और 1806 में तो हद ही हो गई जब बादशाह शाह आलम द्वितीय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यहाँ एक और नोट है जो बताता है कि उत्तर पश्चिम से खतरा कितना बड़ा था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि 8 बार हमला किया, जिसने मुगलों की बची कुची ताकत भी खत्म कर दी। अब हम इस कहानी के बिल्कुल अंत में पहुंचते हैं, उस आखिरी बादशाह के पास जो एक विशाल साम्राज्य का सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह गया था। बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर के तखल्लुस से शायरी करते थे, भारत के आखिरी मुगल सम्राट थे। वो एक शासक से कहीं ज्यादा एक कवि थे, जिनका अधिकार सिर्फ लाल किले की दीवारों तक ही सिमट कर रह गया था। उनकी किस्मत का आखिरी फैसला 1857 के विद्रोह ने किया। उन्होंने विद्रोहियों का साथ तो दिया, लेकिन विद्रोह के नाकाम होने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया, जहां गुमनामी में ही उनकी मौत हो गई। ये कितनी अजीब बात है कि जब उनका साम्राज्य लाल किले की दीवारों के बाहर खत्म हो चुका था, तब भी जफर अंदर अपनी छोटी सी दुनिया संवार रहे थे। उन्होंने किले के अंदर हीरा महल बनवाया और हयात बख्श बाग को भी सहेजा। ये शायद एक बादशाह की अपनी विरासत को बचाने की आखिरी कोशिश थी। और अंत में ये एक सोचने वाली बात, बहादुर शाह जफर को एक महान सम्राट के तौर पर नहीं, बल्कि महान शायर मिर्जा गालिब के समकालीन के रूप में याद किया जाता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी साम्राज्य की राजनीतिक ताकत खत्म हो जाती है, तो क्या सिर्फ उसकी सांस्कृतिक विरासत ही जिंदा रहती है?